नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे नीतीश कुमार के जीवन के बारे में। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 2025 में नीतीश कुमार क्या चुनाव जीत पाएंगे या चुनाव में किस प्रकार से उनकी स्थिति होने वाली है। तो नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। आपको बता दें कि भारतीय राजनीति के फलक पर कुछ ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने लंबे और उतार चढ़ाव भरे करियर से एक अमिट छाप छोड़ी है। इन्हीं में से एक नाम आता है नीतीश कुमार का, जिन्हें बिहार की राजनीति का चाणक्य और सुशासन बाबू कहा जाता है। खैर, इनको लेकर एक और उपनाम है पलटू चाचा। उसकी कहानी आगे हम बताने वाले हैं। अपने राजनीतिक जीवन में कई दलों के साथ गठबंधन करने और तोड़ने के लिए जाने जाने वाले नीतीश कुमार का सफर एक साधारण इंजीनियर से लेकर बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बनने तक का रहा है। और आज हम जानेंगे उनकी जीवन, शिक्षा, राजनीतिक कैरियर, उपलब्धियों और विवादों का विस्तार से यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को पटना जिले के बख्तियारपुर में हुआ था। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे, जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। नीतीश के बचपन का उपनाम मुन्ना था। वह बचपन से ही गंभीर स्वभाव के थे और चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश करते थे। उन्होंने पटना में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 1973 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही वे सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में रुचि लेने लगे, जिसका श्रेय जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे समाजवादी नेताओं से मिली प्रेरणा को जाता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद नीतीश कुमार राजनीति में प्रवेश कर लिए। उनका राजनीतिक कैरियर जयप्रकाश नारायण द्वारा 1974 से 1977 तक चलाए गए संपूर्ण क्रांति आंदोलन से शुरू हुआ। इस आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यहीं से उनके राजनीतिक विचारों को एक नई दिशा मिली। 1985 में उन्होंने पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा और हरनौत विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल कर अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कर दी। इसके बाद वे जल्द ही अपनी राजनीतिक सूझबूझ के कारण उभरते हुए नेता बन गए। 1987 में उन्हें युवा लोक दल का अध्यक्ष बनाया गया और 1989 में वे जनता दल की बिहार इकाई के महासचिव चुने गए। 1989 में नीतीश कुमार फिर से चुनाव लड़ते हैं। बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर 9वीं लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं। इसके बाद उन्होंने कई केंद्रीय सरकारों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। 1990 के दशक में इन्होंने कृषि राज्य मंत्री का कार्य किया। वीपी सिंह की सरकार थी और ये केंद्रीय राज्य मंत्री पहली बार बने थे। उसके बाद उन्होंने कई बार रेल मंत्री का पदभार भी संभाला। 1998, 99 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ये रेल मंत्री रहे। उसके बाद 2001 से 2004 तक वे फिर से रेल मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने रेलवे में कई सुधार किए, जिनमें इंटरनेट टिकटिंग की शुरुआत और रेल दुर्घटनाओं की जांच के लिए एक आयोग का गठन भी शामिल हो जाता है। 1999 में उन्हें एक महत्वपूर्ण पद मिला। उन्हें केंद्रीय कृषि मंत्री भी बनाया गया। नीतीश कुमार के राजनीतिक कैरियर का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनका सफर शुरू होता है। अब केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री बने तो थोड़ा अजीब सा आपको लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री बने तो सही होता है, लेकिन एक बड़ी पोस्ट से एक राज्य के पोस्ट पे आना कहीं ना कहीं एक जनता के अंदर विश्वास का भाव पैदा कर गई। 2000 में मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के लिए सन 2001 में जब इन्होंने शपथ ली तो इनके पास बहुमत नहीं था। बहुमत न होने के कारण इनका ये पद केवल 7 दिनों तक रहा। फिर उसके बाद इनका पहला पूर्णकाल 2005 में चालू होता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनता दल के 15 साल के शासन को समाप्त किया। इस कार्यकाल को बिहार के लिए एक निर्णायक मोड़ माना गया, यानी कि बीजेपी और नीतीश कुमार का मिलन हो गया। इस कार्यकाल में
कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए, जिसके कारण उन्हें सुशासन बाबू की उपाधि मिल जाती है। उन्होंने अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कठोर कदम उठाए, सड़कों, पुलों और बिजली जैसी बुनियादी ढांचों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने लड़कियों को कई योजनाओं से जोड़ दिया, जिनमें साइकिल, पोशाक जैसी योजनाएं थीं। साथ ही साथ शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश भी की गई। 2013 में समय का पहिया बदल जाता है, क्योंकि 2014 लोकसभा का चुनाव चरम पर था और उसकी तैयारियां जोर शोर से पूरे देश में चल रही थी। और भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको एक मेन चेहरे के रूप में सामने प्रस्तुत किया और ये नीतीश कुमार को नागवार गुजरा, जिसके विरोध में नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ अपना गठबंधन ही तोड़ दिया। भाई, कई बार के मुख्यमंत्री होने के नाते नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री की दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी दावेदारी में आगे निकले। 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ही दे दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। यहाँ मिला उफ, दगा दगा, धोखा धोखा। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन जिस कंडीशन पर वो मुख्यमंत्री बने थे, उस कंडीशन को ही उन्होंने एयर कंडीशनर पहना दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि अब हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो नीतीश कुमार ने कहा नहीं, कुर्सी छोड़िए। तो राजनीतिक खींचतान के कारण उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनना पड़ गया, क्योंकि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच में दरार पड़ गई थी। फिर महागठबंधन बनाया गया। 2015 के विधानसभा चुनाव में राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने महागठबंधन बनाया, जिसे विपक्षी दलों ने महाठगबंधन कहा। भारी बहुमत से महागठबंधन जीत जाता है। हालांकि यह गठबंधन अधिक समय तक चल नहीं सका और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मतभेदों के बाद उन्होंने 2017 में इस्तीफा दे दिया। कार्यक्रम आगे बढ़ा। इस्तीफा देने के बाद तुरंत उन्होंने भाजपा का हाथ थाम लिया। फिर नीतीश कुमार ने एक बार फिर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। गठबंधन में कोई भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं। फिर 2022 में नीतीश कुमार ने भाजपा से कुछ तल्खी होने के बाद गठबंधन तोड़ दिया और फिर से राजद और अन्य दलों के साथ मिलकर इन्होंने महागठबंधन की फिर से सरकार बना ली। लेकिन समय का पहिया फिर घूमा और उन्होंने देखा कि कांग्रेस या अन्य पार्टियां लगातार देश के विभिन्न राज्यों में चुनाव हारती जा रही हैं। कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरते जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी राज्यों के भी चुनाव लगातार जीतते जा रही थी और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी भारत में सर्वाधिक राज्यों में सरकार वाली पार्टी बन चुकी थी। तो इनको लगा कि भैया नाले पे दहला मारो और आओ फिर से, इसीलिए इन्हें अवसरवादी नेता के रूप में भी जाना जाता है। तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इन्होंने एक बार फिर से महागठबंधन का साथ छोड़ दिया और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल हो गए और इन्होंने मीडिया में कहा, जनता से कहा कि अब हम भाजपा के साथ हैं और हमेशा नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। नीतीश कुमार का राजनीतिक सिद्धांत मुख्य रूप से समाजवादी विचारधारा पर आधारित रहा है। वे जयप्रकाश नारायण के विचारों से गहराइयों से प्रभावित है। हालांकि गठबंधन की राजनीति के चलते उनकी विचारधारा और राजनीतिक स्थिति में कई बदलाव देखे गए, जिससे उन्हें आलोचकों द्वारा पलटू राम या पलटू चाचा की उपाधि दे दी गई। इसके बावजूद वे हमेशा सुशासन और विकास की राजनीति पर जोर देते रहे और लगातार अपने कार्यकाल में बिहार में सड़कों का जाल बिछाया गया और बिजली की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन किए, सुधार लाए, लड़कियों को कई योजनाओं से जोड़ा, शिक्षा को बढ़ावा दिया। इसके अलावा पंचायती राज में महिलाओं को 50% का आरक्षण देने का इनका एक ऐतिहासिक फैसला भी शामिल है। 2016 में उन्होंने बिहार में शराबबंदी लागू की, जिसे एक साहसिक और विवादास्पद कदम भी माना गया। साहसिक कदम यह माना गया कि महिलाओं के कहने पर इन्होंने शराबबंदी तो कर दी, लेकिन बिहार में आज भी शराब बिक रही है, ऐसा लगातार विपक्ष आरोप लगाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी इन्होंने सुधार किए, जिससे राज्य के मानव विकास सूचकांक में थोड़ा बहुत सुधार भी हुआ। नीतीश कुमार का करियर विवादों से भी अछूता नहीं रहा। उनके सबसे बड़े विवादों में बार बार गठबंधन बदलना शामिल था, जिससे उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। इसके अलावा शराबबंदी के कारण अवैध शराब और आपराधिक घटनाओं को भी लेकर उन पर सवाल उठते रहे। नीतीश कुमार का पारिवारिक जीवन भी काफ़ी सादगी भरा रहा है। उनकी पत्नी मंजू सिन्हा, जो एक स्कूल शिक्षिका थी,
जिनका 2007 में निधन हो गया। उनका एक बेटा निशांत कुमार है जो इंजीनियरिंग में स्नातक है लेकिन राजनीति से दूर है। वर्ष 2025 में नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले उनका एनडीए में लौटना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस समय उनका मुकाबला एक तरफ भाजपा से है तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों के महागठबंधन से है। भाजपा से मुकाबला इसलिए है कि अगर भले ही गठबंधन में है, इनका अपना गठबंधन चल रहा है, लेकिन भाजपा अगर ज़्यादा सीटें प्राप्त करती है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का पद इनका डगमगा जाएगा। तो इसलिए नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी से ज़्यादा और बिहार के सभी राजनीतिक दलों से ज़्यादा सीट लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इनके स्वास्थ्य को लेकर भी लगातार लोग कई प्रकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो इस समय स्वस्थ दिखाई पड़ रहे हैं और लगातार जनसभा कर रहे हैं। नीतीश कुमार का जीवन राजनीतिक करियर दृढ़ता, अवसरवादिता और विकास केंद्रित दृष्टिकोण का एक अनूठा संगम है। एक इंजीनियरिंग छात्र से सुशासन बाबू और फिर राजनीतिक चाणक्य बनने तक उनका सफर भारतीय राजनीति में कई पाठ देता है। अपने बदलते गठबंधन और स्थिर विकास के वादे के साथ वे आज भी बिहार की राजनीति में एक केंद्रीय और प्रभावशाली व्यक्ति बने हुए हैं और लगातार अपनी विजय को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं। बिहार में इनके कुछ महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनके बारे में आपको बता दें कि महिला जो हैं उनके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाखों महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए हैं जो स्वरोजगार को बढ़ावा देगा। 2025 से 2030 के दौरान इन्होंने 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के अवसर देने का लक्ष्य भी रखा है। खैर, जब उनकी सरकार बनेगी तब पटना में 1434 करोड़ की सड़क और शहरी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। अडानी पावर राज्य में 2400 मेगावाट का बिजली संयंत्र लगा रही है। लड़कियों के लिए साइकिल योजना, छात्र क्रेडिट कार्ड योजना और विभिन्न पेंशन योजनाएं जारी हैं। जीविका परियोजना के माध्यम से ग्रामीण गरीबों का सशक्तिकरण जारी है। पिछले 20 वर्षों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है, जिससे लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। नीतीश कुमार को लेकर कई चीज़ें शामिल हो जाती हैं, जैसे बिहार में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की योजनाएं, पुलिस बल के आधुनिकीकरण और अपराधियों पर लगाम कसने पर केंद्रित है। इसमें महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में वृद्धि करना भी शामिल है, जिससे अपराध दर में कमी लाने का दावा किया गया है। इसके अलावा बिहार पुलिस अकादमी की स्थापना के माध्यम से पुलिसकर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण देने की भी योजना है। सरकार भूमि विवादों के त्वरित निष्पादन के लिए भी प्रतिबद्ध है, जो अपराध का एक प्रमुख कारण है। इन कदमों से बिहार में कानून का राज स्थापित करने की दिशा में इनके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, कार्य किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान कानून व्यवस्था का मुद्दा लगातार चर्चा में बना रहा। साल 2025 में सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज की छवि से बाहर निकालने का प्रयास किया। उनके शुरुआती कार्यकाल में संगठित अपराध और अपहरण के मामलों में कमी आई, जिसकी काफ़ी सराहना भी हुई। उन्होंने पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए और अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए। विपक्ष अक्सर कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाता रहा है। जून 2025 में राजद नेता लालू प्रसाद ने नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तीखी आलोचना की थी। शराबबंदी कानून के कारण अवैध शराब कारोबार बढ़ा है, जिससे कानून व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। हाल के वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता ने भी कानून व्यवस्था के प्रबंधन को प्रभावित किया है। नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए हैं, काफ़ी सफलता भी मिली है और भी सफलता के लिए आगे अग्रसर है। नीतीश कुमार आपराधिक मामले में कभी न्यायालय गए हैं या न्यायालय से उनको क्या राहत मिली, उसकी चर्चा भी हम कर लें। एक मामला इनके ऊपर चल रहा था, जिसके लिए अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं है। पटना उच्च न्यायालय ने मार्च 2019 में उनके खिलाफ चल रही 28 साल पुराने एक हत्या के मामले में कार्यवाही को रद्द कर दिया। यह मामला 1991 में पटना के बरह में हुए उपचुनाव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता सीताराम सिंह की हत्या से संबंधित था। उस समय बरह से समता पार्टी के सांसद रहे नीतीश कुमार पर अन्य लोगों के साथ हत्या का आरोप लगाया गया था। पटना उच्च न्यायालय ने पाया कि कुमार के खिलाफ मुकदमा दुर्भावनापूर्ण, निराधार और उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से किया गया था। कोर्ट ने उनकी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने अतीत में इस मामले को उठाया था
खासकर 2017 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़कर भाजपा के साथ सरकार बनाई थी। हालांकि जनता दल ने इन आरोपों का खंडन किया था। चुनावी हलफनामे या कानूनी रिकॉर्ड के आधार पर नीतीश कुमार पर इस समय कोई भी आपराधिक मामला नहीं चल रहा है, क्योंकि एकमात्र ज्ञात मामला 2019 में उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। तो सब मिला जुलाकर नीतीश चचा इस समय चुनावी मैदान में हैं और चुनावी माहौल का मजा ले रहे हैं। अगर चुनाव में इनकी स्थिति बढ़िया रही तो शायद भविष्य में फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन अटकलें यही लग रही हैं कि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री शायद ही बनाया जाएगा, क्योंकि सारा मामला वहाँ से है कि जिसको ज़्यादा सीट मिलेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसा मीडिया में और राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी हुई है। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ आपको बता दें कि कल की कड़ी में जैसे आज हमने नीतीश कुमार को जाना, उसी तरह कल की कड़ी में हम लालू प्रसाद यादव को जानने की कोशिश करेंगे। और लगातार जो बिहार में बड़े चेहरे हैं, विवादित चेहरे हैं या प्रसिद्ध चेहरे हैं बिहार चुनाव के दौरान, उनको हम लगातार कवर करते रहेंगे। फिर से याद दिला दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जहां भी रहिए लोग आपको देखकर सुरक्षित रहें, ऐसा एक माहौल तैयार करके रखिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।